हाय एवरीवन, आपका इस यूट्यूब चैनल एसएनपी सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर डीएसएमएस, जो सिविल के 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और डीएसएमएस में हम लोग टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हमारा टेंशन मेंबर में तीसरा लेक्चर है, आपका थर्ड लेक्चर है। और हम आपके लिए आज के इस लेक्चर में लेकर आए हैं तननुपांक का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड टेंशन मेंबर कि तननुपांक का अभिकल्पन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि आपके जितने भी एंगल सेक्शन होते हैं, चैनल सेक्शन होते हैं, या आई सेक्शन होते हैं, या फ्लैट होती है, पट्टी होती है, उन सभी मेंबरों को हम टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी एंगल सेक्शन या कोई भी आई सेक्शन लेकर के हम उसकी अगर स्ट्रेंथ निकालें तो सामर्थ्य की गणना हम कर चुके हैं कि सामर्थ्य का मान कैसे हम निकालेंगे। P बराबर ए नेट एरिया गुणे सिग्मा AT। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यह है कि अगर उसी टेंशन मेंबर का हमें अगर डिजाइन करना पड़े, अभिकल्पन करना पड़े, तब हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। जब डिजाइनिंग का क्वेश्चन आपका बनेगा तो डिजाइनिंग के क्वेश्चन में आपके दो चीजें आपकी दी रहेंगी पेपर में। एक आपका दिया रहेगा लोड, और सेकंड आपका दिया रहेगा स्ट्रेस या यील्ड सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेस। यह दो चीजें आपको दी रहेंगी पेपर में, क्वेश्चन में आपके। और इन दोनों चीज़ों के द्वारा हम उस टेंशन मेंबर का डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन हम कितने स्टेप लेकर चलेंगे, आइए देख लेते हैं कि जब भी हमें टेंशन मेंबर का डिजाइन करना पड़े तो हमारा पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा पहला स्टेप होता है एरिया ज्ञात करना। जो हम जिस सेक्शन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कोई आपका लोड आ रहा है, कोई आपका मेंबर है, टेंशन मेंबर है, कोई भी मेंबर ले लीजिए, एंगल ले लीजिए, आई सेक्शन ले लीजिए, उस पर कोई लोड आ रहा है। मान लेते हैं कोई लोड आपका P लोड आ रहा है। कितना लोड आ रहा है? P लोड आ रहा है। अब इस लोड के अकॉर्डिंग हम उस खंड का, उस सेक्शन का क्या करेंगे? एरिया ज्ञात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्षेत्रफल। और एरिया क्षेत्रफल A बराबर होता है आरोपित भार अपान अनुज्ञेय प्रतिबल। आरोपित भार अगर हम F से डिनोट कर रहे हैं और अनुज्ञेय प्रतिबल को अगर हम सिग्मा AT से डिनोट कर रहे हैं, यह हो गया सिग्मा AT। यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। यह एरिया, अब देखिए यह जो एरिया है, अब यह एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा और इस एरिया की वैल्यू को हम कैसे चूज करेंगे। अब मान लेते हैं आपको इस एरिया का सेक्शन चाहिए, आप यहाँ से एरिया ज्ञात किए, भार बटे क्या हो गया? सिग्मा AT। लेकिन जो टेंशन मेंबर होता है, आपको बताया गया है कि जो टेंशन मेंबर होता है तननुपांक, उनको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। हम कनेक्शन लगाते हैं, रिवेटेड कनेक्शन हो गया, बेल्टेड कनेक्शन हो गया, या फिर मान लेते हैं आपका बोल्टिंग कनेक्शन हो गया। तमाम से कनेक्शन के द्वारा हम उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जब हम उस सेक्शन में हम कनेक्शन देंगे तो उसका जो एरिया है वह एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। उसका जो एरिया है, एरिया आपका कम हो जाएगा। तो पहला इस पर डिपेंड करेगा। सेकंड आपको बताया गया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे आपको कि इसेंट्रिक के बारे में चर्चा की थी, उत्केंद्रता। क्या अगर मान लेते हैं कोई हमारा एंगल सेक्शन है या कोई एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन का जो लोड काम करेगा वह डिपेंड करेगा कि इसमें इसेंट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्केंद्रता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मान लेते हैं यह अक्ष है, यह अक्ष है आपका, अक्ष यह है आपका। अगर लोड आपका यहाँ पे काम किया है तो हम कह सकते हैं कि यह लोड कहाँ काम कर रहा है? आपका अक्ष पे काम कर रहा है। लेकिन अगर यही लोड दूर काम करे, यहाँ लोड अगर काम करे, तो यह लोड क्या होगा? इसेंट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसेंट्रिक। इसीलिए इसका जब हम एरिया निकालते हैं, ए नेट एरिया निकालते हैं, तो होता है A1 + A2 के क्या है?
कि आपका इसेंट्रिक यानी कि उत्केंद्रता होने के कारण इसका बेंडिंग फैक्टर है। क्या है? बेंडिंग फैक्टर है। यानी कि अगर उस सेक्शन में बेंडिंग होगा तो बेंडिंग होने की वजह से भी उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बेंडिंग क्यों होगा? बेंडिंग तब होगा जब उसमें के की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, के बेंडिंग फैक्टर को इंक्लूड करेंगे तो उस सेक्शन में आपके बेंडिंग हो रहा है। अब बेंडिंग होता है किसके कारण? अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है तब। इसेंट्रिक, अगर हमारा इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो उसमें बेंडिंग होगा, और जब हमारा इसेंट्रिक लोड लगेगा अब बेंडिंग होगा तो के की वैल्यू को लेंगे, और के की वैल्यू को अगर लिया जाएगा तो इस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस एरिया का लेकर के हम टेबल से चुनाव करेंगे। देखिए यहाँ सपोज कर लिए, मान लेते हैं कि आपका जो लोड हो आ रहा हुआ या फ्लोड आ रहा है, आपने एरिया निकाला। आप मान लेते हैं इस एंगल का एरिया निकालें, या एंगल सेक्शन है आपका, आप इसका एरिया क्या क्या निकालें। अब इस एंगल सेक्शन का आप जो एरिया निकाले हैं तो आप इस एंगल सेक्शन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए या हम इसको क्या किए? गसेट प्लेट के द्वारा हम जोड़ दिए। गसेट प्लेट के द्वारा क्या किए? इसको हम जोड़ दिए। अब गसेट प्लेट के द्वारा जोड़े हैं, यह हो गया आपका, ठीक। अब अगर आप इस सेक्शन में गया है, अगर इस एरिया के आधार पर आपने स्टील टेबल से खंड का चुनाव कर लिया, मान लेते हैं आपने खंड चुन लिया L1 गुड़ी L2 गुड़ी, ठीक है, या सेक्शन ले लिया। किस एरिया के आधार पर? इस एरिया के आधार पर। अब इस खंड को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे गसेट प्लेट के द्वारा जब जोड़ा जाएगा, रिवेटिंग करेंगे या इसमें आप बोल्टिंग करेंगे, जब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा? आपका कम हो जाएगा। जब इसका एरिया इसके एरिया से कम हो जाएगा तो इसकी जो सामर्थ्य निकलेगी उसकी सामर्थ्य भी आरोपित भार से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी जब हम सामर्थ्य निकालेंगे, पी ज्ञात करेंगे, सामर्थ्य की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पी आरोपित भार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो लोड आएगा उस लोड की वैल्यू यानी कि एफ की वैल्यू से अगर हमारा पी वैल्यू अगर कम हो जाता है तो हमारा जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। हमारा जो सेक्शन आप जिस सेक्शन का चुनाव किए हैं वह सेक्शन क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे इस एरिया के आधार पर सेक्शन का चुनाव हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सेक्शन को हम एरिया को क्या करेंगे? बदलेंगे। देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब सेकंड हमारा आता है टॉपिक इस पे कि एरिया खंड का चुनाव करना। पहला हमारा हो गया क्षेत्रफल ज्ञात करना, और हम जानते हैं कि इस एरिया का खंड हम नहीं लेंगे। इस एरिया का खंड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इस एरिया का खंड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें जोड़ने में रिवेटिंग या बोल्टिंग करना पड़ेगा, या फिर उस सेक्शन में इसेंट्रिक लोड लगेगा, तभी उसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए इसेंट्रिक के कारण यानी उत्केंद्रता के कारण, उत्केंद्री भार के कारण हम इस एरिया में 25%, इस एरिया में 25% उत्केंद्री भार के कारण इस एरिया में 25% हम एरिया क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 25% क्षेत्रफल बढ़ाने पर कितना बढ़ाएंगे? 25% क्या करेंगे? एरिया हम बढ़ा देंगे। इस एरिया में 25% बढ़ा देंगे। क्यों? जब हमारा उत्केंद्रीय यानी कि अगर इसेंट्रिक हो लग रहा है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है तब। अगर नहीं लग रहा है इसेंट्रिक लोड तब हम उसमें नहीं बढ़ाएंगे। सेकंड हमारा है कि जब आप इस सेक्शन का चुनाव करेंगे तो इस सेक्शन को क्या करेंगे? आप रिवेटिंग या बोल्टिंग करेंगे या तो बेल्टिंग करेंगे। किसके द्वारा? गसेट प्लेट के द्वारा। तो जब आप जोड़ेंगे तो रिवेटिंग, अगर आप रिवेट लगा रहे हैं तो रिवेट के कारण आपको छिद्र करना पड़ेगा, और जब रिवेट के कारण आप छिद्र करेंगे, रिवेट के छिद्र के कारण 25% क्षेत्रफल बढ़ाने पर कितना परसेंट बढ़ाएंगे? 25% एरिया क्या करेंगे? और आप बढ़ा देंगे। तो दोनों मिलाकर के एरिया कितना बढ़ गया? आपका 50% हो गया। यानी कि मान लें कि आपका कोई यह एंगल सेक्शन है, आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लेते हैं यह कोई आपका एंगल सेक्शन है, इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। आपने इसको गसेट प्लेट से जोड़ा, गसेट प्लेट से आप इसको जोड़े हैं। अब गसेट प्लेट से इसको जोड़े हैं तो इसमें यहाँ पे आप रिवेटिंग कर दिए। क्या कर दिया? रिवेटिंग कर दिए। और आप इसमें मान लेते हैं टैकिंग रिवेट का प्रयोग नहीं किए हैं,
तो जाहिर सी बात है इसमें बेंडिंग होगा, यानी कि के फैक्टर होगा, इसमें फैक्टर हमारा क्या होगा, के होगा। तो के फैक्टर के कारण यानी कि बेंडिंग होने के कारण हम 25% एरिया बढ़ाएंगे, 25%। उसके बाद आप रिवेटिंग कर रहे हैं तो फिर 25% एरिया बढ़ाएंगे, तो दोनों मिलाकर के इसमें एरिया कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में, यानी कि इस एरिया में हम 50% एरिया बढ़ा करके तब जाकर के खंड का हम चुनाव करेंगे। अब आते हैं, अगर यहाँ रिवेटिंग किए तब, लेकिन आप अगर मान लेते हैं बिल्डिंग कर दिए हैं, जैसे आप रिवेटिंग कर दिए तो 50%, अगर आपने इसमें वेल्डिंग किया है, ये मान लेते हैं आपका सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, या आपका मान लेते हैं गसेट प्लेट है, और आप यहाँ पे मान लेते हैं वेल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, वेल्डिंग। तो जब वेल्डिंग करेंगे तो आपको इसमें छिद्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें छिद्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसका एरिया कम नहीं होगा, यानी कि छिद्र के कारण इसका एरिया नहीं कम होगा। लेकिन किसके कारण कम होगा आपका एरिया, के, यानी कि बेंडिंग के कारण, के के कारण, यानी कि बेंडिंग फैक्टर के कारण इसका एरिया कम होगा। और जब बेंडिंग फैक्टर के कारण एरिया कम होगा तब हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 25%, 25% मात्र इसमें हम बढ़ाएंगे। आई बात समझ में। और पिछले वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे कि के की वैल्यू जो बेंडिंग फैक्टर होती है, जो उत्केंद्रता यानी कि जो उत्केंद्रीय भार जो लगता है, इसेंट्रिक लोड जो लगता है, वह टैकिंग रिवेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लें कि यह सिंगल सेक्शन है, अगर मान लेते हैं डबल सेक्शन ले लेते हैं, ऐसे डबल सेक्शन हो गया माना, या डबल सेक्शन हो गया, और आप इसमें क्या किए हैं, टैकिंग रिवेट लगाए। क्या लगाएं, टैकिंग रिवेट, रिवेटिंग भी लगाएं। आपको बताया जाता है कि दो प्रकार के रिवेट हम लगाते हैं, कभी कभी हमें टैकिंग रिवेट भी लगाना पड़ता है। लोड को इसके सेंटर में बनाने के लिए टैकिंग रिवेट हमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लेते हैं आप रिवेटिंग भी किए हैं और इसमें इस सेक्शन में आप टैकिंग रिवेट भी लगाए हैं, टैकिंग रिवेट भी लगाए हैं, तब इसमें बेंडिंग फैक्टर के आपका नहीं होगा, तब इसमें के की वैल्यू हम नहीं लेंगे, तब बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू नहीं लेंगे। और जब बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू नहीं लेंगे और टैकिंग रिवेट लगा हुआ है, तब हम एरिया में कितना परसेंट बढ़ाएंगे, आपका 25% हम क्या करेंगे, एरिया में हम बढ़ा लेंगे। आई बात समझ में। तो हम आपको सेक्शन दिखा दे रहे हैं, किस किस सेक्शनों में हमें 50% हमें बढ़ाना पड़ेगा और किस किस सेक्शन में हमें 25% कर बढ़ानी पड़ेगी। देखिए आपका देखिए, अगर मान लेते हैं सिंगल कोणी है, अगर मान लेते हैं डिजाइन में आपको सिंगल कोणी खंड का विकल्पन करना है, यह आपका सिंगल कोणी खंड हो गया, और क्या करना है, रिवेटिंग करना है। क्या करना है आपको, रिवेटिंग करना है। तो पहला हमारा यह हो गया। सेकंड मान लेते हैं हमारा डबल एंगल है, मान लेते हैं हमारा दोहरा एंगल है, एक डबल एंगल है, एक एंगल इधर हो गया, एक एंगल इधर हो गया। गसेट प्लेट हमारा कहाँ लगा है, गसेट प्लेट हमारा नीचे लगा है। देखिए ये गसेट प्लेट हो गया आपका, रिवेटिंग आप यहाँ पे किए हैं और रिवेटिंग आप यहाँ पे किए हैं, ठीक। तो सेकंड सेक्शन यह हो गया। थर्ड हमारा सेक्शन बनेगा, पहला यह हो गया, दूसरा हो गया दो कोणी खंड के लिए। अब इसमें लिखेंगे कि टैकिंग रिवेट का प्रयोग नहीं किया गया, अबंधन रिवेट आपके नहीं लगाया है। तीसरा हम सेक्शन ले सकते हैं, यह आपका दो कोणी खंड है और गसेट प्लेट कहाँ लगाओ, बीच में लगाओ। कहाँ लगाओ, बीच में लगाओ। गसेट प्लेट बीच में लगाओ, लेकिन टैकिंग रिवेट आपका न लगाओ। क्या ना लगाओ, इसमें टैकिंग रिवेट, टैकिंग रिवेट, रिवेट नहीं लगे, टैकिंग रिवेट नहीं लगे। अगर टैकिंग रिवेट नहीं लगा है तो तीनों सेक्शनों के लिए हम जब एरिया लेंगे सेक्शन का चुनाव करने के लिए, तो इस एरिया में हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे, इस एरिया में हम 40 से 50% की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। यानी कि 40 से 50% बढ़ाएंगे तो यह एरिया ए, इसको A1 मान लें, तो A1 बराबर होगा यह एरिया ए प्लस इस एरिया का 40 से 50%, 40 से 50% मान बढ़ाने पर कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 40 से 50% की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यह हो गया 3 सेक्शन के लिए। अब आते हैं 3 सेक्शन लेते हैं। देखिए इसमें सब में रिवेटिंग की है,
तो रिवेटिंग किए तो हमें 25% हमें होल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बेल्डिंग के लिए, आते हैं बेल्डिंग के लिए। अगर हमें बेल्डिंग करना हो, देखिए बेल्डिंग के लिए अब कौन से 3 सेक्शन हो सकते हैं जिसमें हमें एरिया केवल 20 से 30% या 25% बढ़ानी हो। जैसे पहला हमारा हो गया, यह आपका सिंगल कोणीय खंड है, सिंगल है, इसमें क्या है आपका, मान लेते हैं कि यह आपका गसेट प्लेट है और किससे जुड़ा है, बेल्ट। यहाँ पे क्या की है, बेल्डिंग की है, यह हो गया हमारा बेल्डिंग। क्या किया गया, बेल्डिंग। सेकंड हमारा सेक्शन बन सकता है, यह आपका मान लेते हैं डबल एंगल है, यह आपका डबल एंगल हो गया, ठीक। बेल्डिंग किए यहां भी और यहां भी क्या किए, बेल्डिंग किए हैं। क्या लिया है, लगा है आबंधन रिवेट लगा है। क्या लगा है, आबंधन रिवेट का हम प्रयोग किए। थर्ड हमारा हो गया कि हमारे यही एंगल सेक्शन है, लेकिन गसेट प्लेट कहाँ लगा हुआ, आपके बीच में लगा। देखिए बीच में हमारा गसेट प्लेट लगा हुआ है, ठीक। और दोनों प्रकार के रिवेट लगे हैं, टैकिंग रिवेट भी लगा है और क्या लगा आपका, टैकिंग रिवेट लगे हो, टैकिंग रिवेट लगा हुआ है। तो जब टैकिंग रिवेट आपका लगा हुआ है, सॉरी ये मान लेते हैं टैकिंग रिवेट, थोड़ा और इसको कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं रिवेट भी, या आपका मान लेते हैं रिवेट भी लगा है और टैकिंग रिवेट, यानी कि रिवेट भी लगा, क्या लगा, टैकिंग रिवेट की वैल्यू भी आपकी लगी है। तो जब टैकिंग रिवेट लगा रहेगा तो इसमें बेंडिंग यानी कि इसेंट्रिक के कारण 25% हम नहीं लेंगे, और जब 25% वह नहीं लिया जाएगा तो 25% किसके लिए लिया जाएगा, केवल होल के लिए लिया जाएगा। किसके लिए, होल के लिए। तो यानी कि इन तीनों कंडीशन में जब हम एरिया लेंगे वह एरिया A1 होगा, एरिया A का कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 20 से 30% के बीच में, 20 से 30% के बीच आएगा समझ में। तो देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन अब आता है, पहला हो गया एरिया ज्ञात करना और सेकेंड होता हमारा कुल क्षेत्रफल, निकालेंगे कुल एरिया। भाई कुल एरिया, यह एरिया, इस एरिया से ज्यादा एरिया का हम खंड लेंगे। क्यों खंड लेंगे ज्यादा एरिया का, क्योंकि बेंडिंग भी हो रहा है, बेंडिंग के कारण एरिया कम होगा। और सेकेंड हमारा है, अगर होल कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा एरिया कम हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में हमारा एरिया कम हो रहा है। तो हमारा अगर हम इस एरिया को लेके चलेंगे तो हमारे खंड की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, इस भाग से कम हो जाएगी। तो हमारा जो सेक्शन है वह सेक्शन क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। इस लोड के लिए वह सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डिजाइनिंग स्टेप ऐसा होता है जिसमें हमें उस सेक्शन का डिजाइन करने के बाद वह सेक्शन आपका फेल नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेकेंड टॉपिक बनेगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा, सेकेंड स्टेप होगा हमारा कि कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल कितना ले लेंगे, A बराबर ले लेंगे, कितना परसेंट बढ़ाएंगे, इस एरिया का कितना परसेंट बढ़ाएंगे, इसको मान लेते हैं आप, चलिए इसको ये मान लीजिए, इसको AG मान लीजिए। क्या मान लीजिए, AG। क्या लिख लेते हैं, AG, ग्रास। AG बराबर होगा A प्लस कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 20 से 30%। तो 20 से 30% बढ़ाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 1 कितना लिखेंगे, 2, 1.2 या 1.3, 1.2 से 1.3 और गुणे A, कितना हो जाएगा, गुणे A। यह एरिया यहाँ रखेंगे तो कितना परसेंट आपका बढ़ जाएगा, AG बराबर 1.2 से 1.3, 1.2 से, इसको लिख दे रहे हैं, 1.2 से 1.3, 1.2 से 1.3 के बीच में, किसका, इस एरिया का, इस क्षेत्रफल का। आई बात समझ में। किस कंडीशन में, किसके लिए हम लेंगे, जब रिवेट छिद्र, या जब लिख लीजिए बेल्डिंग जोड़, क्या हो, जब बेल्डेड जोड़ हो तथा टैकिंग रिवेट लगा हो। बेल्डेड जोड़ और क्या हो, टैकिंग रिवेट लगा हो। तो कितना लेंगे, AG बराबर 1.2 से 1.3 के बीच में गुणे A, इतना ले लेंगे। और फिर
सेकंड हमारा बनेगा जब रिवेटिंग जोड़ हो और टैकिंग रिवेट ना लगा हो। रिवेटिंग जोड़ हो और उसमें क्या ना लगा हो, टैकिंग रिवेट ना लगा हो। तो निकालेंगे फिर एजी, इसमें पहला मान लेते हैं और सेकंड हो जाएगा हमारा एजी बराबर कितना लेंगे 1.4 से 1.5 के बीच में, 1.4 से 1.5, 40 से 50% बढ़ा देते हैं दोनों के लिए। 1.4 से 1.5 के बीच में गुणे यह एरिया, गुणे यह एरिया हो जाएगा आपका। अब यह किसके लिए आपका रहेगा, यह आपका रहेगा जब रिवेट जोड़ हो तथा टैकिंग रिवेट न लगा हो। जब रिवेट जोड़ हो और क्या हो, टैकिंग रिवेट हमारा न लगा हो। दोनों कंडीशन में रिवेट जोड़ है और टैकिंग रिवेट हमारा नहीं लगा है, तब एजी की वैल्यू हम इतना ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड स्टेप में हम एरिया निकालेंगे और वह एरिया अगर वेल्डेड के लिए रहेगा तो 1.2 से 1.3 के बीच में रहेगा गुणे ए, यानी इतना परसेंट 20 से 30% यह हो गया और 40 से 50% के बीच में हम बढ़ाते हैं। रिवेट के लिए 40 से 50% के बीच में और वेल्डेड जोड़ के लिए 20 से 30% के बीच में। अगर क्वेश्चन में दिया टैकिंग रिवेट लगा है तब आप 20 से 30% लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया है टैकिंग रिवेट नहीं लगा है तो आप कितना लेंगे, 40 से 50%, उस खंड के अनुसार लेंगे जैसा सेक्शन है और जैसा जोड़ है आपका। हमारा अगला स्टेप होता है थर्ड स्टेप होता है हमारा। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस एरिया के आधार पर हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से खंड का चुनाव करेंगे। इन दोनों एरिया जैसा आपका दिया हो उसी एरिया के आधार पर हम क्या करेंगे, खंड का चुनाव करेंगे। कहां से, आपका टेबल से। तो लिखेंगे एजी के द्वारा स्टील टेबल से उपयुक्त खंड का चुनाव करें। देखिए एजी के द्वारा स्टील टेबल से उपयुक्त खंड का चुनाव करें, तो हम क्या करेंगे, खंड का चुनाव हम कर लेंगे। कहां से करेंगे, हम स्टील टेबल से। अब इसमें बात यह आती है, सपोज करिए कि अगर मान लें एजी के द्वारा आप स्टील टेबल से खंड का चुनाव करने के लिए गए और वहां पे आपको कोई भी किसी भी यानी कि वह एरिया पर ज़्यादा है और वो खंड आपको नहीं मिला, वह सेक्शन जो उस एरिया के द्वारा आप चुनाव करना चाहते हैं अगर वह नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे, तब उस एजी में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। उस एजी में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और हम यह मान लेंगे कि हमारा वह सेक्शन क्या है, दोहरा एंगल है या दोहरा सेक्शन है। कैसा सेक्शन हमारा, दोहरा। तो जब आप 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। अब उसके द्वारा हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से खंड का हम चुनाव कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है एकल लिखा है या दोहरा लिखा है तो आप उसी के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका। तीसरे स्टेप तक एजी के द्वारा स्टील टेबल से खंड का चुनाव करेंगे। अब खंड का चुनाव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जिस आप खंड को लिए हैं उस खंड के आधार पर आप उसकी सामर्थ्य की गणना करेंगे। क्या गणना करेंगे, सामर्थ्य की गणना करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा देखिए चौथा स्टेप बनेगा हमारा। कौन सा स्टेप बनेगा, फोर्थ स्टेप। चौथे स्टेप में हम कहेंगे कि चौथा स्टेप हमारा यही होगा कि खंड का चुनाव करने के बाद, खंड का चुनाव करने के बाद उसके निम्न गुणधर्म ज्ञात कर, उसके निम्न गुणधर्म ज्ञात कर सामर्थ्य की गणना करें। उसका निम्न गुणधर्म ज्ञात कर क्या करेंगे, उसके सामर्थ्य की गणना करेंगे। अब निम्न गुणधर्म जो भी आपका रहेगा, एरिया रहेगा, या फिर मान लेते हैं कि उसमें निम्न गुणधर्म उसका आपका जो सेक्शन है एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन की माप रहेगी उसमें कि लंबी टांग की माप कितनी है, कितने साइज का आपकी एंगल है। या आई सेक्शन है तो उस आई सेक्शन के बारे में आप
उसमें चुनाव करेंगे कि आई सेक्शन की डेप्थ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे निम्न गुणधर्म का सामर्थ्य ज्ञात करेंगे। तो सपोज करिए हम मान लिए हैं, माना एकल एंगल है, मान लेते हैं इकहरा एंगल है। अब एंगल कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम एकल एंगल का चुनाव किए। किसका चुनाव किए? एकल, मान लें एकल एंगल का चुनाव किए हैं, ठीक। और इसको जोड़ दिए हम गसेट प्लेट से, इसको जोड़ दिए हम किससे? हम गसेट प्लेट से, गसेट प्लेट से हम जोड़ दिए और यहाँ पे रिवेटिंग कर दिए। अब रिवेटिंग किए तो रिवेटिंग आप एक पक्ष में किए हैं कि दो पक्ष में किए हैं, डिपेंड इस पे करता है आप कितने पक्ष में रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं और ये आपका यह एंगल सेक्शन है। इस एंगल सेक्शन को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका एंगल सेक्शन। यह क्या हो गया आपका? गसेट प्लेट। यह क्या हो गया आपका? गसेट प्लेट हो गया, गसेट प्लेट। यह क्या होगा आपका? एंगल सेक्शन। देखिए एंगल सेक्शन क्या पे मोटाई देखेंगे, यहाँ पे एंगल सेक्शन की मोटाई हम दिखा देंगे। यहाँ पे रिवेटिंग करना है तो रिवेटिंग देखिए एक पक्ष में अगर किए तो एक पक्ष में लेंगे, और आपको ज्ञात करना है, क्या करना पड़ेगा? यहाँ से खंड की सामर्थ्य निकालनी पड़ेगी। तो इस खंड की सामर्थ्य निकालने के लिए अगर मान लें इस एंगल की जो साइज है, इस एंगल की जो साइज है आपका, मान लेते हैं यह क्या है? L1 है। इस एंगल की साइज कितनी आती है? L1 है। इस एंगल की साइज कितनी है? L2 है, L2। मान लें इस एंगल की साइज आपका L1 है, इस एंगल की साइज कितनी? L2 है। L1 L2 मान लेते हैं अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? A1 निकालेंगे। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा भाई? इकहरा एंगल है तो A1 बराबर होगा 1 गुणे हो जाएगा L1 माइनस D। D क्या है? जो आप रिवेटिंग कर रहे हैं उस रिवेट के लिए क्या लेंगे? डाया लेंगे। अगर आप बेल्डिंग कर रहे हैं तो बेल्डिंग के लिए हम नहीं लेंगे डाया। अगर आप बेल्डिंग किए हैं, मान लें सपोज कर यहाँ पे बेल्डिंग किए हैं, तो बेल्डिंग करेंगे तो D की वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो L1 माइनस D माइनस कितना हो जाएगा? T/2, अब गुणे कितना हो जाएगा आपका? T। इसी प्रकार A2 बराबर होगा 1 गुणे L2। दूसरे टाइम में हम गसेट प्लेट नहीं लगाए हैं, कोई रिवेटिंग कार्य नहीं किया गया, तो L2 माइनस T/2, अब गुणे कितना हो जाएगा आपका? T। आपका A1 A2 निकल गया। आपका दूसरा टर्म यह है, इसको मान लेते हैं, इसको आप L2 मान लीजिए, इसको L1 मान लीजिए। चलिए इसको L1 मान लेते हैं, ठीक। इसको L1 माने, इसको मान लेते हैं L2 हमारा दूसरा टर्म है। A1 निकालेंगे तो L1 में हम रिवेट क्षेत्र की कटौती किए हैं और L2 में हम रिवेट क्षेत्र की कटौती नहीं की है। तो L1 माइनस D माइनस T/2 गुणे T, A2 बराबर होगा 1 गुणे L2 माइनस T/2 गुणे T हो जाएगा। अब निकालेंगे A नेट एरिया। तो A1 प्लस क्या हो जाएगा? A2 के। किस टाइम में बेंडिंग हो रहा है? सेकंड टाइम में बेंडिंग हो रहा है, तो के फैक्टर लेंगे। बेंडिंग फैक्टर किसके लिए लेंगे? सेकंड टाइम के लिए लेंगे बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू। तो हो जाएगा A1 प्लस A2 के। A नेट एरिया निकल गया। अब A नेट एरिया निकल गया तो आप जानते हैं कि के की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। तो के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देख लेते हैं। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के बराबर हो जाएगा हमारा 3A1 अपान 3A1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? A2। जब के की वैल्यू को है, के की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 से हमेशा कम होता है, 1 से हमेशा ये कम होता है। कितने से होता है? 1 से कम। 1 से कम क्यों? क्योंकि जो सेकेंड टाइम में जो एरिया कम हो रहा है, सेकेंड टाइम में हमारा एरिया कम हो रहा है, ठीक, क्योंकि इसमें बेंडिंग का जो सेकेंड टाइम में हमारा एरिया जो कम होगा वह 1 से अगर कम रहेगा, और सेकेंड टाइम में जब के से गुणा करेंगे तो इसके एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके एरिया का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब हमारा एक्चुअल एरिया हमारा निकल जाएगा कि हमारा ए नेट एरिया कितना होगा। तो 1 से वैल्यू कम हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे सामर्थ्य P बराबर सामर्थ्य कितना? P बराबर कितना हो जाएगा? ए नेट एरिया, अब कितना हो जाएगा? सिग्मा AT। कितना हो जाएगा? सिग्मा AT हो जाएगा। तो ए नेट एरिया में सिग्मा AT का गुणा करेंगे। अब इस P की वैल्यू को, इस P के वैल्यू को हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? आरोपित भार, जो लोड इस पे आने वाला है, जो लोड इस पे आ रहा है, जो लोड हमारा यह लोड जो आ रहा है, इस लोड से क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे P की। अगर P की वैल्यू F से, अगर P की वैल्यू यह हो गया आरोपित भार, या P क्या है? इस एंगल को जो जिसके हमें डिजाइन करनी है, इस एंगल की क्या है? सामर्थ्य। या F क्या है? आने वाला लोड है। इस लोड के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। अगर F की वैल्यू P से ज़्यादा हो गया तो हमारा यह जो सेक्शन है, यह सेक्शन क्या है? सुरक्षित, यानी कि यह लोड वहन कर सकता है। लेकिन अगर इस P की वैल्यू F से
अगर मान लें इस P की वैल्यू F से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा सेक्शन लोड वहन नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन का चुनाव करेंगे, यानी कि इस सेक्शन का चुनाव नहीं लेंगे। जो सेक्शन हम लिए हैं उस सेक्शन को छोड़ करके अधिक एरिया वाला सेक्शन का हम चुनाव करेंगे। जो जिस एरिया का हम चुनाव किए, मान लेते हैं एजी के आधार पे आप सेक्शन का चुनाव किए हैं, ठीक, एजी के आधार पे सेक्शन का चुनाव किए और आपका सेक्शन नीचे आते आते जो आप इसकी सामर्थ्य निकालने क्या हो गया, फेल कर गया। तो अब एजी के आधार पर नहीं, अब इससे थोड़ा बढ़ा करके हम क्या करेंगे, खंड का चुनाव करेंगे और दोबारा उसकी सामर्थ्य निकालेंगे। तो हमारा सामर्थ्य उसकी F से P की सामर्थ्य क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो हमारा सेक्शन क्या रहेगा, हमारा सेफ रहेगा। यहाँ तक आपका हो गया प्रोसेस आपका, K की वैल्यू यहाँ चलेंगे, यहाँ से सामर्थ्य निकालेंगे और इससे डिसाइड कर देंगे। अब हमारा 5वां स्टेप होता है 5th स्टेप। अब इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपका जो सेक्शन जो दिया है वह इकहरा है कि दोहरा है, जैसा एंगल रहेगा, जैसा सेक्शन रहेगा वैसा सेक्शन हम प्रयोग करेंगे। और आपको बताया गया था, इससे पहले हम आपको बताए थे, इससे यहाँ पर एंगल है, यहाँ तक क्या आपका है, लंबाई 11 है, यहाँ से लेकर देखिए। इससे पहले आपको बताया गया था, यदि चूंकि हम जो वैल्यू निकालते हैं ए नेट एरिया निकालते हैं, तो A1 + A2 के हम K लेके चलते हैं, बेंडिंग फैक्टर लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर यह कब होता है K की वैल्यू कब, जब टैकिंग रिवेट न लगा हो तब। जब टैकिंग रिवेट नहीं लगा, अगर मान ले क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन में कहता है टैकिंग रिवेट नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात हमें K को लेके चलना पड़ेगा, बेंडिंग फैक्टर को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता है कि उसमें टैकिंग रिवेट लगा है, तो टैकिंग रिवेट लगे होने का मतलब हो गया कि उसमें जो लोड लग रहा है वह लोड इसेंट्रिक नहीं है, वह लोड क्या है, इसके सेंटर के, इसके CG से लोड जा रहा है। वह लोड कहाँ से जा रहा है, इसके CG से जा रहा है। और जब लोड इसके CG से जाएगा तो हम K की वैल्यू को नहीं लेंगे, K की बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू को नहीं लेंगे। तब ए नेट एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया गया था कि जब टैकिंग रिवेट लगा हो तो उस समय ए नेट एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक, उस सेक्शन का कुल क्षेत्रफल A माइनस क्या हो जाएगा, रिवेट छिद्र की कटौती, रिवेट छिद्र की कटौती। यह कब लेंगे, जब उसमें टैकिंग रिवेट लगा रहेगा तब। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 5वें स्टेप पर। हमारा 5वां स्टेप है 5th स्टेप। आप सामर्थ्य निकाल लिए, जांच कर लिए, हमारा सामर्थ्य क्या सेफ है, हमारा एंगल सेफ है। हमारा जो मेंबर है टेंशन मेंबर, वह टेंशन मेंबर उतने लोड को वहन कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 5वें स्टेप में कि आप उस मेंबर को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो किसके द्वारा जोड़ेंगे, रिवेटिंग करेंगे कि बेल्डिंग करेंगे। अगर आप रिवेटिंग करेंगे तो रिवेट के लिए जो आप अभिकल्पन किया जाएगा, लेकिन अगर उसे बेल्डिंग किया जाएगा तो किसके द्वारा डिजाइन करेंगे, हम बेल्ट जोड़ के लिए हम अभिकल्पन करेंगे। तो मान लेते हैं कि रिवेट के द्वारा जोड़ा जा रहा है, उस एंगल को, इस एंगल को किसके द्वारा जोड़ा गया है, रिवेट के द्वारा। तो लिखेंगे रिवेट जोड़ का अभिकल्पन, रिवेट जोड़ का अभिकल्पन। आपको बताया गया था जब भी रिवेट जोड़ का विकल्पन करते हैं, इससे पिछले वाले चैप्टर में आपको सेकंड जो चैप्टर आपका रिवेट जोड़ वो आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें बताया गया रिवेट जोड़ का विकल्पन कैसे करते हैं। हम रिवेट जोड़ के विकल्पन में अपरूपण सामर्थ्य निकालते हैं, धारण सामर्थ्य निकालते हैं, रिवेट वैल्यू निकालते हैं और क्या करते हैं, रिवेट की संख्या निकाल लेते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। रिवेट जोड़ के विकल्पन में हमारा पहला स्टेप होगा अपरूपण सामर्थ्य PS ज्ञात करना, अपरूपण सामर्थ्य PS ज्ञात करना। तो PS क्या होगा, आप एंगल कौन सा लिए हैं, सिंगल लिए हैं। तो जब आप एंगल सिंगल लिए हैं तो कितने से गुणा करेंगे, 1 गुणे π/4 गुणे कितना हो जाएगा, D का स्क्वायर गुणे FS। कितना हो जाएगा आपका FS। आई बस यह कितने रिवेट के लिए होता है, यह जो आपका रिवेट वैल्यू होता है, हम रिवेट मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू निकालें। रिवेट जोड़ का विकल्पन में क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू। कितने रिवेट के लिए होता है, मात्र 1 रिवेट के लिए होता है। कितने रिवेट के लिए, 1 रिवेट। तो यहाँ से PS बराबर होगा 1 गुणे π/4 गुणे D का स्क्वायर गुणे FS। और FS की वैल्यू जो होती है वह शियरिंग स्ट्रेस है। और शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आप लोग जानते हैं, या तो आप 100 लीजिए या 110 लीजिए या 90 ले लीजिए, जो वैल्यू आपकी बुक में दिया है या जो वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में दिया वही वैल्यू लेके पुटअप करेंगे। तो आप PS निकालें। सेकेंड स्टेप हमारा होगा यहाँ पे कि सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा, सेकेंड
धारण सामर्थ्य ज्ञात करना, धारण सामर्थ्य पीवी बराबर होगा डी गुणे टी गुणे एफ पी, डी गुणे टी गुणे एफ पी। आपको बताया गया था धारण सामर्थ्य क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि रिवेट और जो आपका सेक्शन है, सेक्शन अगर सपोज करें कि रिवेट आप लगाएं और रिवेट और सेक्शन यानी कि रिवेट जोड़ लगाएं और सेक्शन उस रिवेट को अपने ऊपर धारण नहीं कर पाया या सेक्शन को वह जोड़ आपका धारण नहीं कर पाया, तो आपको आपका जो सेक्शन रहेगा वह किसमें फेड हो जाएगा, धारण आपका फेड हो जाएगा। अपरूपण का मतलब अगर मान लेते हैं कि रिवेट कई टुकड़ों में विभाजित हो गया टूट करके, उसे हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ से अपरूपण सामर्थ्य निकालते हैं। अब ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे, रिवेट मान कहते हैं रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू इसे आर से डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट किया जाता है, आर। रिवेट वैल्यू आर बराबर होगा पीएस पीवी में जो कम, पीएस व पीवी में जो कम, यह होता है रिवेट वैल्यू। यह क्या होता है, रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू होता क्या है, एक रिवेट सिंगल रिवेट जितनी स्ट्रेंथ अपने ऊपर सहन कर सकता है उसे हम कहते हैं रिवेट वैल्यू या रिवेट मान कहते हैं। आई बस है। और वह स्ट्रेस कैसे सहन करेगा आपको बताया गया था। सामर्थ्य की परिभाषा क्या होती है, सामर्थ्य की परिभाषा क्या हो सकती है, सामर्थ्य हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की वह सामर्थ्य जो बिना फेल हुए जितना भार वह वहन कर सकती है उसे हम बोलते हैं सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य। तो एक रिवेट सिंगल रिवेट जितना सामर्थ्य अपने ऊपर वहन करता है बिना फेल हुए उसे कहा जाता है रिवेट वैल्यू। क्या कहा जाता है, रिवेट वैल्यू कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से रिवेट वैल्यू आप पीएस पीवी में जो कम रहेगा रिवेट मान आप आ रहे हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से आप ऊपर सामर्थ्य पीएस निकालेंगे, फिर पीवी निकालेंगे, अब फिर क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे। रिवेट वैल्यू पीएस पीवी में जो कम रहेगा वह रिवेट वैल्यू हो गया। अब निकालेंगे रिवेट मान, रिवेट संख्या। थर्ड स्टेप में होगा रिवेट संख्या। रिवेट संख्या n बराबर होगा आरोपित भार अपान रिवेट मान, आरोपित भार अपान रिवेट मान। अब जो रिवेट वैल्यू जो दिया रहेगा r और आरोपित भार जो आपका दिया गया है f, उस वैल्यू दोनों को ले लीजिए और भाग दे दीजिए तो रिवेट की संख्या आपको निकल जाएगी। कितना रिवेट आपको लगाना है, तो जितने पत्ती में, चूंकि एक पत्ती लेके चलें तो आप एक पत्ती में क्या करेंगे उतने रिवेट को आप लगा देंगे। अगर दो पत्ती में लेके चलें तो उस रिवेट को कितने पत्ती में लगाएंगे आप, दो पत्ती में लगाएंगे। अगर तीन पत्ती में लिए हैं तो उस रिवेट को आप तीन पत्ती में लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा रिवेट जोड़ का विकल्प कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड हमारा टॉपिक बनता है कि अगर मान लेते हैं इसी जोड़ को हमें बेल्ट जोड़ के द्वारा डिजाइन करना हो, यानी कि बेल्ट जोड़ के द्वारा जोड़ना है, यहाँ पे बेल्डिंग करनी हो, तो आप इतना चरण लिखेंगे रिवेट जोड़ में। अब सेकंड हमारा होगा बेल्ट जोड़, इसको मिटा देते हैं। उसी स्टेप में आपके पांचवें के सेकंड स्टेप में फिफ्थ स्टेप लीजिएगा। फिफ्थ स्टेप के सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट में सेकंड टर्म, यदि बेल्ट जोड़ के लिए अगर बेल्डिंग जोड़ के लिए हमें लेना हो तो क्या निकालेंगे, बेल्ट की लंबाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेल्ट की लंबाई। तो देख लीजिए यहाँ से ये से आपका सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे मान लेते इसको मिटा देते हैं। ये आपका थोड़ा फिगर आप ड्रा कर दीजिए इसको, यह 11 टर्न है। और आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया भी गया है कि बेल्ट जोड़ के लिए डिजाइन हम कैसे करते हैं, उसमें लंबाई निकाल लिया जाता है, वही आपका डिजाइन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ मान लेते हैं बेल्डिंग कर देते हैं, एक बेल्डिंग यहाँ कर दी है, मान लेते हैं एक बेल्डिंग आप यहाँ कर दी है। तो यहाँ पे बेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे बेल्डिंग कितने लंबाई का करेंगे, 11। और आप यहाँ पे बेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो कितने लंबाई का करेंगे, यह मान लेते हैं L2, कितने का है L2। लोड आपका F आ रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा वह मान लेते हैं P2 है, और यहाँ का जो स्ट्रेंथ है वह क्या आपका है P1 है। जब बेल्डिंग करेंगे तो वहाँ का भी P1 P2 इस बेल्ट का स्ट्रेंथ है,
P अलग होगा, इस बेल्ट का स्ट्रेंथ आपका सामर्थ्य P2 अलग होगा, क्योंकि आपको बताया गया क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग अधिक लंबाई का किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टांग में बेंडिंग होगा, लोड यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यह लोड किधर की ओर डाइवर्ट होगा, यह लोड आपका सेकेंड टांग की ओर डाइवर्ट होगा। इस टांग पे लोड आपका ज़्यादा आएगा, इस टांग पे लोड क्या होगा आपका कम होगा, और जब इस टांग पे लोड हमारा ज़्यादा आएगा तो हमारे P2 की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे अधिक लंबाई का वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे कम लंबाई का क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। यहाँ से निकालेंगे इसे L1, इसको भी लिख लेते हैं कैपिटल है, या मान लेते हैं कैपिटल है, या स्मॉल एल इसको लिख लें L2, यह क्या है L1। तो निकालेंगे बेल्ट जोड़ के लिए, तो L1 L2 निकालेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे P1 प्लस P2 बराबर कितना हो जाएगा, या जितना भार आ रहा है उतना भार आपका जो आरोपित भार आ रहा है वह आरोपित भार आई बस है। तो यहाँ पे आरोपित भार जो है हमारा जितना आपका दिया गया है उसके हिसाब से ले लेंगे। अब P1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, P2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप किसी एक बिंदु पे क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे सभी बलों का, और सभी बलों का मूवमेंट लेंगे तो P1 P2 की गणना कर लेंगे। P1 तथा P2 का मान ज्ञात करें। और आप जानते हैं कि बेल्ट की जो सामर्थ्य होती है, बेल्ट की सामर्थ्य जो हमारे बेल्ट की सामर्थ्य होती है, बेल्ट की सामर्थ्य P बराबर होता है K इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ VF। क्या होता है टाउ VF? K क्या है, कांस्टेंट, एस क्या है, बेल्ट की परिमाप है, एल क्या है, बेल्ट की प्रभावी लंबाई है, और टाउ VF क्या है, उस बेल्ट की स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, सॉरी उस बेल्ट की स्ट्रेस प्रतिबल है, अपरूपण प्रतिबल है आपका। या इसको लिखा जा सकता है P बराबर T गुणे K इंटू एस को T लिखते हैं, और गुणे एल गुणे कितना हो जाएगा टाउ VF। T क्या है, बेल्ट की कंठ की मोटाई, आपको पढ़ाया गया होगा बेल्ट जोड़ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, यदि P की वैल्यू को P1 के बराबर करेंगे, इस P की वैल्यू को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आपको क्या निकालना है, L1 और L2, क्या निकालना है, L1 और क्या निकालना है, L2 निकालना है। आएगा समझ में? तो हम क्या करेंगे, P को एक बार P1 के बराबर करेंगे, तो P को P1 के बराबर करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, T गुणे, अगर P1 के बराबर करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 और गुणे टाउ VF बराबर कितना हो जाएगा, P1। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप L1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक, अगर आप P को एक कंडीशन में करेंगे, अगर आप P को P2 के बराबर करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, यह वैल्यू है P बराबर, यदि हम P को P2 के बराबर करते हैं तो P कितना है, यह दिया है, तो सेकंड के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा L2, तो T गुणे L2 गुणे टाउ VF इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू P2। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप L2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, L2। तो जब आपका L1 और L2 निकल जाएगा, आपका स्मॉल L1 और L2 निकल जाएगा, तो आप कैपिटल L1 L2 निकालेंगे, वास्तविक लंबाई निकालेंगे। तो वास्तविक लंबाई निकालेंगे तो L1 बराबर होगा, L1 बराबर कितना निकला आपका, L1 यह हो गया आपका, आप प्लस क्या करेंगे, 2s ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 2s ऐड कर देंगे, क्योंकि वास्तविक जो लंबाई होती है बेल्ट की, वह जो हमारा बेल्टिंग जो किया गया है, तो हमेशा एक एस इधर और एक एस इधर क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, दोनों साइडों में 2s की वैल्यू को बढ़ा लिया जाता है। नीचे भी क्या करते हैं, 2s की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, 2 गुणे यस क्या है, परिमाप है, बेल्ट की परिमाप का दुगुना कर लेते हैं, यहाँ से L1 निकल जाएगा, फिर L2 निकालेंगे तो स्मॉल L2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2s, कितना हो जाएगा आपका 2s। तो यह हो गया वास्तविक लंबाई, यह हो गया आपका प्रभावी लंबाई, बेल्ट की प्रभावी लंबाई। तो आप इतने स्टेप में क्या कर सकते हैं, बेल्ट जोड़ का अभिकल्पन कर सकते हैं। तो यह आपका जो टॉपिक था समानुपांक में कि टेंशन मेंबर का डिजाइन कैसे किए जाएंगे, तो टेंशन मेंबर का डिजाइन इतने स्टेप में किया जाएगा, 5 स्टेप में। तो आप इस पूरे स्टेप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में यह ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं टेंशन मेंबर के डिजाइन के बारे में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टेंशन मेंबर पे न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डिजाइन के लिए पूछेगा तो उस न्यूमेरिकल को हम लेकर आएंगे आपके पास और समझाएंगे। आप इस वीडियो को आप देखते रहिए और यह पूरा हमारा वीडियो आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो हमारा पहुँच सके। धन्यवाद।